Hi friends, how are you? So today is 22nd January, 20th day of session. आज न्यूज़पेपर में एज सच इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है, बट वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात है, तो नोट्स काफ़ी बन सकते हैं आज। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज, तो ध्यान से सुनिएगा और बहुत इसके नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़। आज आप देख रहे होंगे कि बिडेन जी आए हैं और कल ट्रंप आए नहीं उनके उसमें। तो एक तो याद रखिएगा, ही इज़ नॉट द ओनली प्रेसिडेंट जो नहीं आए। ऐसे पहली बार 3 बार हो चुका है, ये चौथे प्रेसिडेंट है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट की उसमें नहीं आए सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में। तो उसमें ये इन्होंने आते ही रिवर्स कर दिया, वो पेरिस क्लाइमेट के उसमें अकॉर्ड में आ गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई क्वेश्चंस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स पे तो बहुत ही आते हैं। तो आज हमारे 4-5 नोट्स हैं इसी को लेके, ध्यान से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। बाद में एक बार सुन लीजिए, उसके बाद पॉज करके या दोबारा अगर आपने रिपीट देखना हो तब नोट्स बनाइएगा। एक तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है, एक तो ये लीगली बाइंडिंग है। ये छोटे छोटे वर्ड जरूर याद रखिए, मैंने आपको समझाने के लिए लंबा लिखा हुआ है ताकि आप पढ़ लें, समझ आ जाए। बट आप ऐसे बनाइएगा कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, एरो, लीगल स्टेटस, लीगली बाइंडिंग। एडॉप्शन कब हुई इसकी? 2015 पेरिस में। COP 21। गोल क्या है इसका बेसिकली, कि हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है ना, उससे जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस बिलो लाना ही लाना है ग्लोबल वार्मिंग को। समझ रहे हैं आप बात को? 5 साल बाद 2020 में ऑल स्टेट्स हैव सबमिटेड देयर नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम देखते हैं ना कि बहुत सो कॉल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो समझाती हैं कि जब भी ओनली आए, हम भी करा करते थे, जब भी ओनली आए, मैंडेटरी आए, ऑल आए, तो उनको गलत ही मानना हो जाता है। 4 में से 2 ठीक हो जाते हैं ऐसे, बट इसमें जहां हम ठीक कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑल द स्टेट्स हैव सबमिटेड देयर नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मिटिगेट। उसके बाद आता है द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर रेडिकली इनसफिशिएंट। ये बात याद रखिएगा, सबने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट कर दी है 5 साल बाद, बट क्या वो इनफ है? तो उसमें आया है कि नहीं, दे आर रेडिकली इनसफिशिएंट टू रीच द लेवल 2 डिग्री सेल्सियस का जो उन्होंने लिमिट रखी थी। और 1.5 डिग्री तो भूल ही जाओ। सिर्फ इंडिया को छोड़ के ओनली भूटान, फिलीपींस, कोस्टारिका, इथोपिया, मोरक्को एंड गैम्बिया वर कॉम्प्लाइंग द अकॉर्ड। जो अकॉर्ड है उनको इंडिया फॉलो, हमारा जरूरी क्या बनता है कि इंडिया फॉलो कर रहा है? यस, इंडिया इज फॉलोइंग। और सिर्फ इंडिया फॉलो कर रहा है वो भी गलत है, कि उसके साथ और कंट्रीज भी है। इतनी सारी कंट्रीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा इंडिया कर रहा है, और इंडिया ही सिर्फ नहीं कर रहा है, और भी कर रहे हैं। GHG इमिशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? चाइना है 30%, फिर US है, फिर यूरोपियन यूनियन है। अगर पर कैपिटा देखा जाए, पर कैपिटा ये लिख लीजिए अभी आप, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ, लिख लीजिए। पर कैपिटा अगर देखा जाए तो US हाईएस्ट है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से नहीं। पर कैपिटा अगर देखा जाए तो US का ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप बात को? पर कैपिटा मैं बताता हूँ कैसे। अगर सपोज करिए मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं, तो पर कैपिटा अगर देखा जाए तो 200 रुपये हो गया। और आप कमा रहे हैं 500 रुपये। वैसे देखा जाए तो आप मेरे से कम कमा रहे हैं, अगर आपके घर में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं तो पर कैपिटा कितना है? 250-250। समझ रहे हैं बात को? ये फर्क आ जाता है पर कैपिटा में, वो टोटल एमिशन में। और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो ग्लोबल एवरेज से 60% कम है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने क्वेश्चन पुट नहीं करा है, आप ये मेरे लेक्चर के बाद पुराने क्वेश्चंस पे जाइएगा कि आप वो सॉल्व कर सकते हैं। एक बारी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस आई थी, उसमें ये भी था कि इंडिया का जो पर कैपिटा है वो यूरोपियन यूनियन या US से कम है। तो वो स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमारा ग्लोबल एवरेज से 60% तक कम है। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहता है 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हमें करना है तो हमें ग्लोबली कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है, हमें जो 2010 का जो हमारा लेवल था उससे 45% कम करनी होगी 2030 तक। आप समझ रहे हैं? और जो करंट की जो आप नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हर देश कर रहे हैं अपने नेशन में, वो इस काम को मतलब साबित मतलब करने के लिए इनफ नहीं है। कितना करना है? जो अगर सपोज करिए 2010 में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 100 था, तो हमें उसको 45% कम करना है, मतलब 45 नंबर कम करने हैं उसमें। मतलब 55 100 से 55 पे लेके आना है 2030 तक। और मगर जो इस टाइम फिलहाल हम लोग कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। अब इस पेरिस अकॉर्ड से हमने देखा पेरिस अकॉर्ड क्या है। अब पेरिस अकॉर्ड में हमने नाम पड़ा IPCC। अब IPCC देखिए क्या है। ये IPCC जो है ये UN की बॉडी है। क्या असेसिंग करती है? ये साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। कब बनी थी ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। किस दो कौन कौन सी बॉडीज ने बनाई थी ये, या कैसे बनी थी? ये भी याद रखिएगा, 1988 में बनी थी,
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा आईपीसीसी आप याद कर सकते हैं, मी ने बनाई थी, मी मतलब मेटेरोलॉजिकल और ई से एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और आप इसके पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। एक वर्किंग ग्रुप 1 है, इसका 2 है, 3 है, क्या क्या करता है क्या क्या नहीं करता। इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। यूएस ने बेसिकली विड्रॉ क्यों करा है, क्योंकि वो कह रहा है कि यूएस को वो सीधी सी बात था कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और हमारे को इट इज़ कॉस्टिंग मिलियंस ऑफ अमेरिकन जॉब्स, और कई बैरियर्स और प्रेशर्स पैदा कर दिए हैं, इसलिए यूएस ने विड्रॉ कर लिया है। तो यूएस फंडिंग भी विड्रॉ कर गया है अपनी। अब हमारा देखना ये आता है कि एक थोड़ा सा, ये नहीं आपको डायरेक्टली पुट कर देंगे कि यूएस विड्रॉ करा है या क्यों करा है, हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि क्लाइमेट से रिलेटेड समिट्स हैं क्या। तो एक नोट ये बनता है कि एक पहली वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1979 में। 1988 में अभी हमने देखा आईपीसीसी क्या है, वो एस्टैब्लिश हुआ। 1990 में क्या हुआ, नेगोशिएशन शुरू हुई, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की नेगोशिएशन ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन बिगिन। 1992 में 1992 में आप सब अब सबसे टॉप पे देखिए, यूएनएफसीसी साइंड हुआ 1992 में, मतलब आईपीसीसी यूएनएफसीसी से पहले का है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, रियो समिट भी कहा जाता है, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और ये फोर्स में आई थी 1994 में, इसके 197 कंट्रीज ने जब रेटिफाइड कर दिया था। तो कभी भी रियो समिट को लेके क्वेश्चन आए, अर्थ समिट को लेके क्वेश्चन आए, दैट इज रिलेटेड टू यूएनएफसीसीसी, और वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेके है। ये याद रखिएगा, रियो समिट, अर्थ समिट, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, दे ऑल आर रिलेटेड टू क्या नाम है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, और उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो जापान में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो या तो क्योटो प्रोटोकॉल को लेके आते हैं, मॉन्ट्रियल को लेके आते हैं, या पेरिस समिट को लेके आएंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ, उसमें इन्होंने लीगली बाइंड किया था सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को। याद रखिएगा, एमिशन के लिए, रिडक्शन के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि 1997 का समय ऐसा था कि कई कंट्रीज़ ग्रो कर रही थी, बहुत गरीब थी, तो उन्होंने कहा कि उन पे अभी हम प्रेशर नहीं डाल सकते, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला था एमिशन टारगेट रिडक्शन करने का। ओनली लीगली बाइंड किया था डेवलप्ड कंट्रीज़ को, याद रखिए। उसके बाद 2015 में COP21 हुई। ऐसा नहीं है, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस हुई पार्टीज की। ठीक है, ऐसा नहीं है बीच में नहीं हुई, बीच में बहुत सारी हुई। देखिए, आप देख रहे होंगे COP3 थी, ये COP21 है, उसके बाद ही बहुत हो रही हैं। बट जो इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क या स्टेप आया वो ही सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा तो आपका नोट्स एक ग्रंथ बन जाएगा। तो पेरिस अग्रीमेंट ने क्या किया कि ये हम पढ़ चुके, वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रख रहा है अपने। उसके बाद रिच कंट्रीज शुड हेल्प पुअरर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो भैया अगर गरीब कंट्री से चाहती हैं कि रिडक्शन करें तो उनको क्लाइमेट फाइनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उनको फाइनेंसिंग दो। द अग्रीमेंट रिक्वायर्स रिच नेशंस टू मेंटेन $100 बिलियन अ ईयर फंडिंग प्लेज बियॉन्ड 2020। ये एक तो याद रखने के लिए इसमें रिच नेशन याद रखना, $100 बिलियन याद रखना, ईयर याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में घुमा के कह देते हैं $100 बिलियन ईयर, $100 बिलियन फॉर 10 ईयर्स। नहीं, $100 बिलियन फॉर 1 ईयर है ये। ठीक है, याद रखने के लिए क्या रखना, रिच नेशन $100 बिलियन पर ईयर। ठीक है, बियॉन्ड 2020। अब फ़र्क क्या है क्योटो में और इसमें? क्योटो प्रोटोकॉल जो था सिर्फ वेल्दी नेशंस को एमिशंस के लिए कट करता था, जो कईयों के लिए सिरदर्दी बनी हुई थी। बट ये पेरिस एग्रीमेंट के बाद इसको ठीक कर दिया गया और ये अब सबको करना है। तो अब याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, ये जब जितने भी हैं ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेके हैं। और यूएनएफसीसी ने एक नया आइडिया लेके आया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर रिड्यूस करनी है एमिशन तो वो क्रेडिट अर्न कर सकते हैं जो वो कंट्रीज़ को बेच सकते हैं। समझिए आप बात को कि अगर मैं रिच नेशन हूँ और मेरे से एमिशन ज़्यादा हो गई और आप गरीब देश है और आपसे, या गरीब नहीं भी हो, आप ऐसे देश हैं जिनके एमिशन कम हुई है, तो अब मुझे तो दिखाना है वहाँ पे जाके एक समिट में कि भैया मैंने कम करी है, तो मैं आपसे आपकी एमिशन क्रेडिट ले सकता हूँ और आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ था, फ़ायदा मिल गया था गरीब कंट्रीज़ को भी और अमीर कंट्रीज़ को भी, और इससे हमारी एमिशंस भी रिड्यूस हो गई थी। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी क्लाइमेट की अग्रीमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एज फार एज
यूपीएससी इज कंसर्न। एक ज़रूरी आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब एक याद रखिएगा कि 1985 में वियना कन्वेंशन हुई थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की। वो क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आता है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए है, और मॉन्ट्रियल जो है ओजोन के लिए। ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें उन्होंने बताया था 1985 में वियना कन्वेंशन हुई, फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसमें उन्होंने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए नेगोशिएट किया था। अब उन्होंने उस टाइम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से बोले थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमीन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इसमें याद रख लीजिएगा इसको, जैसे भी आपने रखना है, बट ये याद रखिएगा इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स उस टाइम नहीं था। फिर 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुई है। किगाली रवांडा में एक जगह है, तो उस जहाँ पे भी ये समिट्स होती हैं वहीं का नाम दे दिया जाता है। तो उसमें क्या था कि हमने अब उन्होंने कहा है कि हमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की भी करनी है। पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका किया था। इसमें उन्होंने कहा कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की भी करनी है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ हो रहा था एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर, फॉर्म इंसुलेशन में। और बट उन्होंने कहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी उतना ही खतरनाक है जितना HCFC और CFC थे, उतना ज़्यादा नहीं, बट है ये भी खतरनाक। तो इन्होंने रिडक्शन का अचीवमेंट रखी है, गोल रखा है कि हमें 80% रिडक्शन करनी है HFC में भी बाय 2047। ये याद रखिएगा ज़रूर कि पहले वाले में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को नहीं तवज्जो दी गई थी, वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का था। तो लोगों ने क्या शुरू करा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ सब्सटीट्यूट टू HCFC एंड CFC। बट अब किगाली अमेंडमेंट में इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। और एक ये जो लिखा है ना, एट प्रोजेक्टेड रेट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड मिड लैटिट्यूड ओजोन आर शेड्यूल्ड टू हील कंप्लीटली बाय 2030 एंड देन फॉलोड बाय सदर्न हेमिस्फेयर, देन बाय पोलर रीजन्स। ये याद रखिएगा, सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ठीक होगा, फिर सदर्न, फिर पोलर रीजन्स ठीक होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, जो किगाली अमेंडमेंट है टू मॉन्ट्रियल, ये लीगली बाइंडिंग है। कई बार क्वेश्चन जो आता है ना, लीगली बाइंडिंग, मैंडेटरी, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक वो क्वेश्चन था जिसमें एडिटोरियल पे, एक तो फेसबुक पे देख के दे रखा है, देखिए वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एडिटोरियल पे मैं आज देख रहा था कि वो दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल एक्सीड कर रहा है अपनी पावर, और वो एग्जीक्यूटिव्स के उसमें आ रहा है, लेजिस्लेशन के उसमें आ रहा है। तो देखिए वो पर्सनल व्यूज़ हैं उनके, इतना बाइस्ड मत हुएगा आप आंसर में, जब आंसर दें मेंस में तो आप थोड़ा सा अपना पॉलिटी को लेकर दीजिएगा। एक दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं फॉर में भी और अगेंस्ट में भी, बट इतना ज़्यादा, जैसे ये आर्टिकल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गया था, तो इतना मत जाइएगा एक्सट्रीम में। ये याद रखिएगा जो मेंस देंगे। और उसमें था कि OECD ने निकाला है कि हमारा वो एक जो एडिटोरियल में एग्रीकल्चर को लेकर था कि नेगेटिव मार्केट प्राइस है, हम नेगेटिव सपोर्ट दे रहे हैं, वो सब उनकी बेकार की बातें हैं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप एक आधा पॉइंट दे सकते हैं मेंस में देना है तो, बट वो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस को लेके कन्वर्जन में ये बेतुकी बात थी। बस उसमें इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, वर्ल्ड ट्रेड हो, अच्छा हो रहे सारे। ये जब OECD है जो ज़्यादातर हाई इनकम इकॉनमी और जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है, वो और जो रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज़, वो ही इसकी मेंबर्स हैं ज़्यादातर। और फाउंडेड 1961 फ्रांस, टोटल 37 मेंबर्स हैं। कई जगह अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको किसी इंस्टीट्यूट के में 35 दिखेगा, इसमें 36, पर 37 है। कोलंबिया, मैंने अभी उनकी साइट पे जाके ही देखा है, कोलंबिया ऐड हुआ है 2020 में। इंडिया मेंबर नहीं है याद रखिएगा, बट पार्टनर है हम लोग, बट इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना भी मेंबर नहीं है, रशिया भी मेंबर नहीं है। रिपोर्ट कौन कौन से आती हैं इसकी? गवर्नमेंट एट अ ग्लांस, इंटरनेशनल मिटिगेशन और माइग्रेशन आउटलुक, इतना आप देख लीजिए, थ्रू हो जाइएगा, बट इतना ज़रूरी नहीं है। कभी मैंने देखे इन पे क्वेश्चन आते हुए, बट आप थ्रू ज़रूर हो जाइए, कभी नहीं, कुछ नहीं पता, यू नेवर नो कि क्या ला दें। इसका थोड़ा सा ओरिजिन देख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं कि बैकग्राउंड या हिस्ट्री दे देते हैं कि ये इसकी आउटकम है, ये वो। एक मार्शल प्लान था यूएस का, जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर ना, तो उन्होंने कहा था कि सब कंट्रीज़ को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्लान निकाला था यूएस ने, तो तब बना था ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और 1948 में। बट ये सिर्फ यूरोपियन स्टेट्स के लिए था। फिर 1961 में OECD, ये जो है ये OECD बन गया, क्योंकि इन्होंने नॉन यूरोपियन स्टेट्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ही ये OECD हुआ था, नहीं तो पहले पे ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था, क्योंकि इसमें सिर्फ यूरोपियन मेंबर्स थे। उसके बाद OECD बन गया, क्योंकि उन्होंने नॉन यूरोपियन स्टेट्स को भी लेना शुरू कर दिया। ऑफिशियली इसका UN ऑब्जर्वर है, और कई बार उसका बैकग्राउंड पूछ लेते हैं।
और एक आज ये पेज वन पे था लाइफ रिप्रेजेंटमेंट का, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स जो इसकी हैं ये जो पॉलिटी पढ़ेंगे तभी देखेंगे। और एक इंटरनेशनल पेज पे था ये अरुणाचल प्रदेश में जो ये चाइना कर रहा है इंक्रोचमेंट, तो उसको लेके अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखना है क्योंकि ये तो डेली का कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये चीनी, तो थोड़ा सा सारी चू रिवर देख लीजिएगा। सुबानसरी, मतलब ये बस याद रखिएगा सारी चू, और ऐसे लिख सकते हैं आप सारी चू और सुबानसरी अरुणाचल से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार रिवर्स पूछ लेते हैं कि ये यहाँ है, तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और एक कुछ एंटरटेनमेंट पेज पे था कि ये थोड़ा ना मार्शल आर्ट फॉर्म्स इंडिजिनस जो हैं वो पूछ लेते हैं, जैसे कलारी पयट्टू मैं आपको पहले बता चुका हूँ केरला, ये मलाखम्ब मैंने भी पहली बार सुना है। और याद रखिएगा सेंट्रल इंडिया बेसिकली मध्य प्रदेश की ये स्टेट स्पोर्ट्स है। गटका पंजाब, थंगता मणिपुर, याद रखिएगा थंगता मणिपुर। और पर्टिकुलरली कोई भी डांस फॉर्म को भी लेके पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ है, तो देखिएगा ये थंगता जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉम्बैट भी, हाउ टू फाइट, और डांस फॉर्म भी है ये एक तरह की, मतलब लड़ते लड़ते डांस फॉर्म टाइप लगता है ये। और दूसरा ये आज थोड़ा था कि इंडियन वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है, तो उसमें कभी क्वेश्चन आ सकता है वाई इज़ इंडिया मतलब ऑन एडवांटेज। तो उसमें ये आ सकता है कि हम कंपैरेटिवली एडवांटेज इसलिए हमें क्योंकि एक तो लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इन द वर्ल्ड हमारे पास, और एक रिच एक्सपीरियंस है हमारे पास मास इनॉकुलेशन का। जैसे हमने पोलियो और मीजल्स के टाइम पे हमने मास इनॉकुलेशन किया था, तो इसलिए हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमें कोरोना की वैक्सीन मास इनॉकुलेट करने में भी इजी हो रहा है। तो याद रखिएगा ये कहेंगे अगर जो कोरोना का हो रहा है वो फर्स्ट मास इनॉकुलेशन है इंडिया में, नहीं ऐसा नहीं है, पहले पोलियो और मीजल्स हो चुके हैं। और एक डेटा प्रिवेसी को लेके था, वो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बट याद रखिएगा कि एक श्री कृष्णा कमेटी थी, कई बार पूछ लेते हैं कि दिस कमेटी वॉज एड्रेसिंग विच कंसर्न, तो याद रखिएगा जब श्री कृष्णा कमेटी थी ये भी ऑनलाइन डेटा प्रिवेसी को लेके ही बैठी थी, ऑनलाइन डेटा प्रिवेसी श्री कृष्णा कमेटी, याद रखिएगा। और एक आर्टिकल में था जो ज़्यादा ज़रूरी था, उसमें ये बस आप नोट्स बना लीजिए कि द बेसिक एंटाइटलमेंट ऑफ एवरी सिटीजन हु इज़ फेस्ड विद द एलिगेशन ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग इज़ दैट द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस शुड बी फेयर। ठीक है, मतलब अगर कोई जेल हो जाती है या किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में आता है, या इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर कम्स अंडर विच आर्टिकल, ऐसे कोई घुमा फिरा के इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सोचेंगे कि फेयर होनी चाहिए तो राइट टू लाइफ है, तो आर्टिकल 21 होगा। तो याद रखिएगा इट इज़ अंडर आर्टिकल 14 ऑल्सो एंड 21 ऑल्सो। तो 14 में भी है ये, आर्टिकल 21 में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक में है। आर्टिकल 14 एंड 21 ये दोनों में है, 1 2 3 या 2 3 4 ऐसे करके आ सकता है। तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 इट कम्स इन बोथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको फैलाइए ताकि और लोग भी आएँ और देखें इसको, ताकि हम जीएस का प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।